हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी में आपको किन किन आइटम्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा जानना, क्योंकि आपको जब रिटर्न अपनी पहली फाइल करनी है और अभी इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो उसके लिए आपको किन किन पे आईटीसी बुक ही नहीं करना है। जिन पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होता है उनको हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। जिन पे हमें आईटीसी अलाउड होता है उसको हम एक रिसीवेबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम आउटपुट टैक्स का पेमेंट करते वक्त यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिन जिन का आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है, मतलब उन खर्चों का जो टैक्स है वो आपको कॉस्ट में बुक करना है, वो आपको रिसीवेबल नहीं क्रिएट करना, मतलब पेमेंट करते हुए अपने आउटपुट टैक्स का आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 17(5) जीएसटी का एक लिस्ट प्रोवाइड करता है जहां पे आपको उन सब आइटम्स का आईटीसी नहीं मिलता है। इस लिस्ट में सबसे पहला आइटम है मोटर व्हीकल। तो अगर आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज की है बिजनेस में, तो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा अनलेस आप जो स्पेसिफाइड एक्टिविटी है, यानी कि स्पेसिफाइड जो सप्लाई है, अगर आप वो नहीं कर रहे तो वो स्पेसिफाइड सप्लाईज कौन कौन सी हैं। अगर आप उन्हीं मोटर व्हीकल्स को आगे सेल करने का बिजनेस करते हो, तो लेट्स सपोज आप मर्सिडीज का शोरूम चलाते हो या आप किसी कार एजेंसी को चलाते हो, तो आप कार परचेज करते हैं, कार ही सेल करते हैं, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे वो आपका स्टॉक, आपका इनपुट हो गया, आपका रॉ मटेरियल हो गया एक तरीके से, तो वहां पे वो आपको मिल जाएगा। सेकेंड, अगर आप यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने सप्लाई वर्ड यूज किया है, यानी कि आप फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल कर रहे हो तो आपको क्रेडिट मिलेगा। याद रखिए कि सप्लाई का मतलब सिर्फ सेल नहीं है, तो अगर आप मोटर व्हीकल परचेज करके उसको रेंट पे भी दे रहे हो तो भी आपको उसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई टर्म सेल टर्म से वाइड है। तो अगर आप रेंट पे भी दे रहे हो, यानी कि जो जो सप्लाई में इंक्लूड है, आप उस मोटर व्हीकल की वो सारी एक्टिविटीज उसमें इंक्लूड होंगी, यानी कि आपको तब क्रेडिट मिलेगा। या फिर आप आउटपुट सर्विसेज देते हो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि आप पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हो, तो भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। या फिर अगर आप मोटर ड्राइविंग स्किल्स सिखाने का काम करते हो, यानी कि ड्राइविंग आप उस व्हीकल की सिखाते हो, तो भी आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। साथ ही अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन मोटर व्हीकल का यूज करेंगे, तो मोटर व्हीकल में यहाँ पे ट्रक, कार सब इंक्लूड होता है मोटर व्हीकल के अंदर, तो अगर आप उससे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दूसरों को सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। तो गुड ट्रांसपोर्ट अगर आप अपने खुद के लिए भी कर रहे हैं तो भी आपको उसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है, तो मोटर व्हीकल सबसे पहला आइटम था सेक्शन 17(5) का। इस सीरीज में जो नेक्स्ट आइटम है वो वाली सप्लाईज की लिस्ट है जो आपको तभी मिलेंगी अगर आप सेम कैटेगरी की आउटपुट सप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार उस लिस्ट को देख लेते हैं। वो लिस्ट है फूड एंड बीवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो ये सारी की सारी वो सप्लाईज हैं, अगर आप सेम ही कैटेगरी की आउटपुट सप्लाई दे रहे हो तो आपको मिलेंगी। अगर आप किसी और कैटेगरी की आउटपुट सप्लाई दे रहे हो तो फिर आपको इनका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो फिर से ये हमें याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती से अगर आप इनका क्रेडिट अवेल कर लेंगे तो बाद में आपको विद इंटरेस्ट उसको वापस करना होगा, तो इनका क्रेडिट आप यूटिलाइज नहीं करेंगे जीएसटी के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर मेंबरशिप ऑफ अ हेल्थ क्लब या फिटनेस सेंटर। ये वो क्रेडिट है जो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। तो आप आउटपुट सप्लाई भी दे रहे हैं सेम कैटेगरी के, आपको तो भी नहीं मिलेंगे। तो मेंबरशिप ऑफ ए हेल्थ और फिटनेस सेंटर, रेंट ए कैब सर्विसेज, यानी कि अगर आपने कैब हायर की है अपने आने जाने के लिए अपने स्टाफ के, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो बिल पे टैक्स लग के आएगा। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने आपको मैंडेटरी किया है, लेट्स सपोज आप बीपीओ रन करते हैं और गवर्नमेंट ने आपको मैंडेटरी कर दिया कि आपके जो नाइट शिफ्ट के एम्प्लॉइज है आपको उन्हें पिक एंड ड्रॉप देना है, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको रेंट ए कैब का क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन इसी कैटेगरी में नेक्स्ट आइटम है ट्रेवल बेनिफिट्स, जो आपने एम्प्लॉइज को दिए हैं जब वो लीव पर थे। तो ट्रेवल बेनिफिट्स अगर आपने एम्प्लॉइज को दिए जब वो ऑफिस के ऑफिशियल टूर्स पे थे तो अलाउड है, अगर वो लीव पे थे तो आपको नहीं मिलेगा। साथ ही वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, अगर आप आउटवर्ड सर्विसेज भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की दे रहे हो तो आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको उनका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एट योर ऑन, मतलब खुद ही आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो जितने भी इनपुट आप उसमें यूज करोगे आपको उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पे जानना जरूरी है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, प्लांट एंड मशीनरी में लैंड बिल्डिंग या कोई भी सिविल स्ट्रक्चर इंक्लूड नहीं होगा, टेलीकम्युनिकेशन टावर इंक्लूड नहीं होंगे, साथ में आपकी वो पाइपलाइंस विच आर लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, वो भी आपकी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी मशीनरी के अंदर, यानी कि उनका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा जीएसटी में।
फिर वो गुड्स और सर्विसेज जिन पे की कंपोजिशन लाइन में टैक्स पे किया है। तो अगर आप किसी कंपोजिशन डीलर से परचेज कर रहे हो तो उस पर उसने 1% या 2% या 5% जो भी टैक्स पे किया होगा उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे रेस्टोरेंट वालों के लिए 5% का रेट है, बाकी ट्रेडर्स के लिए 1% है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए 2% है। तो उन सब आइटम्स में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा यूटिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट, जहाँ पे किसी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने अगर कोई भी इनपुट परचेज किया है इंडिया में, उनका उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ इंपोर्ट्स का ही क्रेडिट रिसीव होगा। देन आपने जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर ली है उनका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और आपकी वो वाली गुड्स विच आर लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो खो गई, चोरी हो गई या नष्ट हो गई या फिर रिटर्न ऑफ किया आपने, डिस्पोज ऑफ कर दी, तो उन सब का भी आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा। यानी कि आपने उनका तो एक्चुअली क्रेडिट पहले ले लिया होगा, तो जब वो लॉस हो जाएगी, आपकी खो जाएगी, आपसे जल जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी किसी भी रीजन की वजह से, या जब उसको आप राइट ऑफ करोगे तो वो क्रेडिट आप रिवर्स कर दोगे। ये वो सारे के सारे आइटम्स थी, मैंने आपसे आज काफी शॉर्ट में डिस्कस किए जिनका कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। साथ ही इसमें एक आइटम और है जहाँ पे आपने किसी फ्रॉडलेंट रीजन की वजह से बाद में टैक्स पे किया, तो इसमें 3 सेक्शंस को मेंशन किया गया है, सेक्शन 74, 129 और 130। तो इन तीनों सेक्शन के अंडर में अगर आप कोई भी टैक्स पे करोगे तो उसका भी आपको फ्यूचर में क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों ही फ्रॉडलेंट वाले केसेस को कवर करते हैं। तो ये एक टेंटेटिव लिस्ट है। ये सारे के सारे क्रेडिट्स आपको जीएसटी में अवेलेबल नहीं होंगे। तो जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप अपने आईटीसी लेजर से एडजस्ट कर रहे हो अपने पेबल टैक्स को, इन सारे आइटम्स का जो क्रेडिट है आप उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। तो ये आपको सारे के सारे क्रेडिट्स है जो जीएसटी में छोड़ने होंगे। साथ में जो सर्विसेज में टैक्स रेट की लिस्ट है वहां पे भी उन्होंने कई कई जगह पे लिखा है कि विदाउट आईटीसी या ये आपको विद इनपुट विद क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज ओनली अवेलेबल होगा। वो लिस्ट भी आपको एक बार रेफर करनी चाहिए। अगर आप उनमें से कोई सर्विस दे रहे हैं जहाँ पे सिर्फ इनपुट सर्विसेज का मिल रहा है तो वहां पे भी आपको कैपिटल गुड्स और गुड्स का यानी कि इनपुट्स का नहीं मिलेगा। तो ये लिस्ट आपके लिए थी टेंटेटिव। तो 1 जुलाई को आपको ये जरूर क्लियर होना चाहिए। आपकी जिससे भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, जिस सॉफ्टवेयर से या जैसे भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, वहां पे ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये सारे के सारे क्रेडिट आप यूज नहीं कर सकते अपने आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने के लिए। तो इसी के साथ में आज का वीडियो क्लोज करती हूँ। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।